लीगल राय लेने के लिए राजा खालिद साहब फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। खालिद साहब, ये जो अभी 27th अमेंडमेंट आई है, इस पर बहुत सारे कंसर्न्स रेज हो रहे हैं, वो लीगल फ्रेटर्निटी में से भी हो रहे हैं। 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनका इस्तीफ़ा आना, चले उसको तो गवर्नमेंट जस्टिफाई करी है कहीं ना कहीं कि ये ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन फुल कोर्ट इजलास का कहा जा रहा था उनकी जानिब से, जब उनका इस्तीफ़ा आया उसके बाद फुल कोर्ट इजलास का बुलाना, ये किस जगह पॉइंट कर रहा है? और साथ ही साथ ये कहेगा कि जो मज़ीद इस्तीफ़ों के बारे में कहा जा रहा है उसके बाद क्या आप सूरत हाल बनती हुई देख रहे हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है, मैं आपके इस सवाल को जवाब दे दूं कि फुल कोर्ट का जो इजलास है ना, वो पहले बुलाया गया था, पहले कन्वीन किया गया था। वो जो उन्होंने ख़त लिखा ना सैयद मंसूर अली शाह साहब ने और बाकी अतर मिनल्ला साहब ने, तो उसकी रोशनी में फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया था, लेकिन फुल कोर्ट का इजलास अटेंड करने से पहले ही वो रिज़ाइन कर गए। एक बात, दूसरा ये है कि जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, मैं पहले नहीं, 27th अमेंडमेंट पास होने के बाद कन्वीन किया ना, ये तो पहले की डिस्कशन थी, इस वजह से ये मैंने इसलिए क्वेश्चन रेज किया। फुल कोर्ट का इजलास तो उन्होंने परसों बुलाया था ना, परसों उन्होंने कन्वीन कर लिया था कि जी ठीक है हम फुल कोर्ट का इजलास बुलाते हैं। उनके ख़त पे बेहतर ये था कि आपके लेटर पे या आपकी रिक्वेस्ट पे फुल कोर्ट का अगर इजलास बुलाया गया आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, फिर अटेंड करके तो आप रिज़ाइन करते, चूँकि आप कहते जी कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द मीटिंग ऑफ फुल कोर्ट, ठीक हो गया। दूसरा ये है कि जो रेजिग्नेशन की बात है ये उनका राइट है, लेकिन मैं पहले इस पर अर्ज़ कर चुका हूँ कल भी मुख्तलिफ चैनल्स पे कि चाहिए ये था कि मंसूर अली शाह साहब को जब 26वीं आइनी तरमीम हुई, बुनियाद तो उसमें रखी गई, असल तो वही था। ये तो सिर्फ ये हुआ इसमें कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल को वो थी बेंच था, उसे कन्वर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। तो आपको चाहिए था कि आप पिछले साल ही रिज़ाइन कर देते, और उसके बाद ये जो साल गुजरा, इस साल में सिवाय इसके कि आपने हर्डल्स क्रिएट की, आपने ऑब्स्टेकल्स क्रिएट की, आपने रुकावटें खड़ी की फॉर दी स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके रास्ते में आप रुकावट बनते रहे। आपकी बाज़ केसेस में ऑब्जर्वेशन जो आती रहीं, वो मैं समझता हूँ कि एक जो जज है ना उसके शाया निशान नहीं थी, तो ये हुआ। फिर इसका असल में बुनियाद आपको बताऊं कि मैं ज़ाती तौर पे इज़्ज़त करता हूँ, एहतराम करता हूँ सैयद मंसूर अली शाह साहब का। ही वॉज़ अ कॉम्पिटेंट जज, ही वॉज़ अ ऑनेस्ट जज। वो बड़े जूरिस्ट हैं पाकिस्तान के। जब वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने बड़ी इज़्ज़त कमाई, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वहाँ पे उन्होंने बड़ा नाम कमाया, बड़ी रिफॉर्म्स लेके आए, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनके जहन में काफ़ी सारी रिफॉर्म्स थी। लेकिन राज साहब माज़रत के साथ इस पर कमेंट कीजिएगा, ये जो बार बार बात की जा रही है कि जी ये कुछ अमेंडमेंट पर्सन स्पेसिफिक थी, और ये कि जी बड़े प्लान करके जुडिशरी को एग्जेक्टिव के नीचे कर दिया गया, आप समझते हैं ऐसी बात है? मुझे एहतशाम साहब समझ नहीं आती कि कैसे एग्जेक्टिव के नीचे कर दिया गया। एक तो अमेंडमेंट है जुडिशरी के हवाले से, वो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जुडिशरी देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जी कि सिविल, क्रिमिनल, बैंकिंग, टैक्स, फैमिली, कॉर्पोरेट, इस तरह की अपीलों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक हो गया। साथ ये था कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की अंडर आर्टिकल 184(3) कि आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन वहाँ पे डायरेक्ट दायर कर सकते हैं। फिर आपका सो मोटो का इख्तियार था, वो भी इसी आर्टिकल के तहत है, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं। लेकिन ये चेंजेस आने के बाद क्या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है सर? ये तो चेंजेस आ गई, ये आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बता दिया कि ये वाले मामला थे। अब जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके ऊपर भी तो क्वेश्चन रेज हो रहे हैं ना, कि आपने कहा कि ये कैसे एग्जेक्टिव्स के नीचे आएगा, जब हुकूमत ही हैंड पिक्ड जजेस को करेगी तो वो आज़ादाना तौर पे कैसे ऑपरेट कर पाएंगे? ये भी क्वेश्चन अपनी जगह पर। अच्छा, मैं पहला जुमला मुकम्मल कर लूँ ना, पहली बात मुकम्मल कर लूँ कि एक एस्पेक्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का वो तफवीज़ कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को। एहतशाम साहब, होता है ऐसे है कि 7% जो काम है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क होता है 7%, वो जो 93% बाकी जो जिससे जनरल पब्लिक मुतासर होती है वो उसकी पेंडेंसी चली आ रही थी एक तवील अरसे से। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम 22 लाख टोटल केसेस 60,000 सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, 60,000 सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, और 10-10 साल से अपीलें नहीं लगती। एक बंदा जिसने कई दहाइयाँ पहले सफ़र शुरू किया था सिविल कोर्ट से,
सुप्रीम कोर्ट तक जब उसके हक में फैसला होता है तो वो बुजुर्ग हो चुका है, होता है 70s या 80s में जा चुका। माजरत के साथ एक जुमला बीच में आ गया जो कहते हैं ना अपीलें नहीं लगती। एक अब ये शुरू होगी जो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि लोग अपनी सुप्रीम कोर्ट में अपीलें लगवाने के लिए भी अब रिश्वत देते हैं। ऐसा करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से ऐसा नहीं हो रहा। पहले यही था कि जी आप पैसे दे के तो कोई अपील अपनी फ़िक्स करवा लें। इस सारे कज़िए से जान छुड़ाने के लिए नहीं, आप फाइनल टचेज़ हैं आपके हक में 3 कोर्ट्स नीचे फैसला, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज और उसके बाद हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ से फैसला हुआ मुझे मेरा हक मिल जाएगा। वहाँ पे 10-10 साल 15-15 साल से पेंडेंसी चली आ रही है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है आप खुद देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है कि एक छोटा सा केस लेके तो उसे कई हफ्ते नहीं कई महीने उस पर लग जाते हैं, जिसके नतीजे में 7% काम के नतीजे में बाकी 93% सफ़र कर रहा था। ठीक है। उसको यानी उसकी जुरिस्डिक्शन को सुप्रीम कोर्ट की एक हिस्सा काट के कुछ जजों को दे दिया गया कि आप इसकी समाअत करेंगे। ये शुरू से होता है, ये सिविल कोर्ट में भी होता है कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं सिविल कोर्ट्स में जाते हैं कि एक जो सिविल जज है उसके पास 4-5 तरह के इख्तियारात होते हैं। वो बैक वक्त सिविल जज भी है, वो मजिस्ट्रेट भी है, वो फैमिली कोर्ट का जज भी है, वो गार्डियन जज भी है, वो रेंट कंट्रोलर भी है। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद अब आपको लगता है कि जुडिशल अकाउंटेबिलिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, ऑटोनॉमी अदलिया की जो है वो बरकरार रहेगी? वो भी वैसे मैं दुआ को मैं देखिए बुनियादी सी बात है कि जब तक आप मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं करते, जब तक आपकी अदालतें मेरिट पे फैसले नहीं करती, जब चेहरे देख के फैसले करेंगी, जब कोई कॉल्स आएंगी उन्हें व्हाट्सएप कॉल्स तो फैसले करेंगी। देखिए एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि इस बदबख्ती की दास्तान वहाँ से शुरू हुई। ये इफ्तिखार चौधरी साहब या आप जस्टिस मुनीर या पीछे ना जाएं, जब आपने पनामा में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया, पनामा से आपने क्या निकाला? साकिब मुनीर साहब ने, हाँ साकिब निसार साहब, मुनीर ही कह रहे हैं उन्हें भी। चले हम तारीख के जानने के बजाय हम आगे थोड़ी मुस्तकबिल और प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। ये जो अब कानूनी रास्ते क्या क्या हैं, ये चैलेंज अगर होती है 27वीं आईनी तरमीम और इसमें ये जो सिर्फ ये 2 इस्तीफ़े आए हैं, मज़ीद अगर इस्तीफ़े आते हैं तो वो किस हद तक इस केस को स्ट्रॉन्ग करेंगे? और साथ ही साथ ये कहिएगा पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर था, ड्यू प्रोसेस, ये कितना बड़ा इसमें बन सकता है नुक्ता? जी देखिए, पार्लियामेंट ने तो अपना ड्यू प्रोसेस, ड्यू कोर्स अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट का यही है ना कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप अमेंडमेंट को अप्रूव करें। किसी भी हाउस में आप अमेंडमेंट के लिए कोई भी बिल ओरिजिनेट कर सकते हैं। वो सेनेट में हुआ, फिर नेशनल असम्बली में गया, नेशनल असम्बली में कुछ एतराज़ात लगे जी कि फ़लाँ शिकों को सेनेट दोबारा दे के 2/3 के साथ उसे अप्रूव किया और फिर बाद में प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी। यही आर्टिकल 238 और 239 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। अमेंडमेंट का तरीक़ेकार यही वज़ा करता है और यही एम्पावर करता है पार्लियामेंट के कि वो किसी तरह की अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकती है। मैं एक सवाल मैं भी पूछ लूँ, वे फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है? ठीक है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसने अपनी मेजॉरिटी के साथ 2/3 के साथ कर लिया है, किसी को पसंद आए नहीं पसंद है। अभी जो लोग कह रहे हैं कि जी तहरीक चलाई जाएगी, सियासी जमातें भी, वकला भी, आपको लगता है इसमें जान है? मैं समझता हूँ अपने एहतशाम साहब, अगर इसमें जान होती तो पिछले साल ये चला लेते। यानी बेस तो पिछले साल हुआ ना। ये तो मैं कहता हूँ कि ये ख़ास अमेंडमेंट नहीं है 27th, असल अमेंडमेंट थी 26th, जिसमें इसका कम्प्लेक्शन कुछ हद तक चेंज हुआ है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से निकल गए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक हो गया। वो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, अब उसे कोर्ट का नाम दिया गया ना। एक अलग कोर्ट रूम में बैठेंगे, उनका चीफ जस्टिस होगा, पहले उनका कोई सीनियर जज उन्हें हेड कर रहा था। ये थोड़ी सी चेंजेस आई हैं। असल चेंजेस पिछले साल थी। पिछले साल कहा गया था कुछ लोगों की तरफ से कि वकला सड़कों पे आएंगे, कोई नहीं आया और मुझे कोई तवक्को नहीं कि वकला सड़कों पे आएंगे। और मैं दुआ करता हूँ, तवक्को भी रखता हूँ और दुआ भी करता हूँ कि आम आदमी को इससे इंसाफ मिले। जो जनरल पब्लिक है, जो पब्लिक एट लार्ज है, उनकी सुनवाई जल्दी हो। तो ये ना हो कि कई के साथ आईनी कोर्ट के फैसले किसी और अदालत पे भी अब चैलेंज हो सकते हैं? जी नहीं, कतई नहीं चैलेंज हो सकते। आईनी कोर्ट सिर्फ उन केसेस की समाअत करेगी जो आर्टिकल 184(3) के तहत आएंगे, या फिर हाई कोर्ट में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल पैदा हुआ तो उसे चैलेंज किया गया, वहाँ से एग्रीड पार्टी ने चैलेंज किया गया, तो दैट वुड बी चैलेंज बिफोर दी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।